हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट और आयोनाइजेस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, दैट इज H+ आयन, और हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ आयन। एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में डिसोसिएट होते हैं या फिर आयनाइज होकर आपका या तो H+ आयन देते हैं या फिर H3O+ आयन देते हैं। H+ को हम लोग हाइड्रोजन आयन बोलते हैं और H3O+ को हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है। सो अब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन क्या है? तो जो एसिड में H+ डिसोसिएट होता है तो वो एग्जिस्ट कैसे करता है? H+ एक्वस, एक्वस यानी वाटर। ठीक है, इसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये क्या है आपका H+ प्लस H2O, ये दोनों सेम ही हो गया। या तो H+ एक्वस लिख दिए या फिर H+ प्लस H2O लिख दिए, दोनों आपका सेम ही है। तो ये जो प्रोटॉन होता है यानी जो H+ होता है ये स्टेबल नहीं होता है, तो ये क्या करता है, जाके H2O के साथ रिएक्ट कर देता है। उस कंडीशन में आपका H3O+ बन जाता है। ठीक है, H3O+ बन जाता है। होता कैसे है? H2O ऐसे रहता है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। H+ यानी जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन है। ठीक है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है और उसी को हम लोग H3O+ करके लिखते हैं। तो ये तीनों चीज़ एक तरह से सेम ही है। अगर आप लोग H+ एक्वस लिखो या फिर H+ H2O या फिर H3O+ लिखो, तो जनरली हम लोग H+ लिख देते हैं कि हाइड्रोजन आयन, लेकिन H+ आयन ऐसे तो नॉर्मली आपका स्टेबल नहीं होता है, वो H3O+ के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में ये यहाँ पे HCl दे रखा है, ये जब डिसोसिएट होगा तो H+ एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस के फॉर्म में डिसोसिएट होगा। H+ आयन यहाँ पे दे रहा है, दैट मीन्स ये एसिड है। इसी तरह H2SO4 जब आपका डिसोसिएट होगा तो 2H+ आयन, यहाँ पे जो दोनों H हैं आपके रिप्लेसेबल हैं। ये हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में देखा था कि इसकी बेसिसिटी H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। क्यों? क्योंकि इसके दोनों हाइड्रोजन आयन जो हैं वो रिप्लेसेबल हैं। तो 2H+ आयन प्लस SO4 2 माइनस एक्वस देगा। ठीक है, सो या तो डायरेक्टली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि H2SO4 गिव्स यू 2H+ प्लस SO4 2 माइनस, या फिर इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं H2SO4 डिसोसिएट होता है तो पहले आपको H+ प्लस SO4 सिंगल माइनस देता है। ठीक है, HSO4 सिंगल माइनस, देन ये अगेन आपका डिसोसिएट होगा तो एक H+ आयन देगा और SO4 2 माइनस आयन देगा। ठीक है, तो ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, नहीं तो सिंपली हम लोग 2H+ डायरेक्टली शो कर देते हैं। ओके, जो एसिड होता है उसका नेचर क्या होता है? कोरोसिव होता है, यानी हाथ पे या फिर किसी भी बॉटल में अगर आप प्लास्टिक कंटेनर में रख रहे हो तो उसको कोरोड कर देगा वो। तो एसिड स्टोर्ड इन कंटेनर्स मेड अप ऑफ ग्लास एंड सिरेमिक, तो एसिड्स को ऐसे कंटेनर में स्टोर किया जाता है जो कि ग्लास या फिर सिरेमिक से बना हो, जिससे कि उसको कंटेनर को वो कोरोड ना कर सके, उसको वो जला ना सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है। लास्ट पार्ट में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, फिर से बता देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? विच कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ऐसे एसिड जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए वाटर में और लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन दे, उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बुलाते हैं। ठीक है, तो जनरली जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड लास्ट क्लास में पढ़ रखा था, जो मिनरल्स से हम लोग बनाते हैं, लैब में सिंथेसाइज करते हैं, उनको बोलते हैं मिनरल एसिड। तो जनरली सारे मिनरल एसिड्स आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स आपके वीक एसिड्स होते हैं। एक्सेप्शन है उसमें, 2 एक्सेप्शंस हैं। जो मिनरल एसिड्स हैं ये वीक एसिड हैं, एक H2CO3 और दूसरा H2SO3। ये आपका कार्बोनिक एसिड है जो आपका कोल्ड ड्रिंक में मिल जाता है। ठीक है, और H2SO3 आपका सल्फ्यूरस एसिड है। तो दोनों आप जहाँ पे भी लिख रहे हो लिख लीजिएगा, दिस वन इज कार्बोनिक एसिड एंड दिस वन इज सल्फ्यूरस एसिड। ओके, ये सल्फ्यूरस है, सल्फ्यूरिक नहीं है। सल्फ्यूरिक आपका H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, वही अगर ये 3 हो जाएगा तो सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है?
which partially ionized in water and thus produces a small amount of hydrogen ions। जो partially ionized होते हैं यानी completely पूरी तरह से, उसके अगर मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल ले रखा है तो 10 के 10 आपके टूट के H+ आयन नहीं देंगे, बहुत कम आपके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो टूट के H+ आयन देंगे। तो जो partially ionized होते हैं उनको हम लोग क्या बुलाते हैं, वीक एसिड बुलाते हैं। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस में भी आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए वो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, जो इनकम्प्लीट या पार्शियल आयोनाइजेशन हो वो वीक बेस हैं। ठीक है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल CH3COOH ये आपका एसिडिक एसिड है, ये जब डिसोसिएट होता है तो CH3COO नेगेटिव प्लस H+ में होता है। यहाँ पे आपका एक इक्विलिब्रियम वाला साइन लगा के रखे हैं, क्यों? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं तो आपका CH3COOH नेगेटिव प्लस H+ एक्वस का फॉर्मेशन करते हैं, ये वापस से कंबाइन होकर आपका CH3COOH का भी फॉर्मेशन कर देते हैं। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है H+ आयन को देने के लिए। ठीक है, तो कम्प्लीटली ये H+ आयन पूरा का पूरा ऐसा नहीं होगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, डिसोसिएट कर दिया सारे H+ आयन के फॉर्म में आपको मिल गया, नहीं, ये बैकवर्ड में भी जाएगा और ये H+ आयन आपके कम भी होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, थोड़े बहुत पहले पढ़ रखी हैं, थोड़ा और पढ़ लेंगे हम लोग। सारिन टेस्ट, खट्टा होता है टेस्ट में। टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट करता है। तो याद रखने के लिए एसिड यानी ए क्या करता है, बी को आर में चेंज कर देता है, ए के बाद बी आता है। ठीक है, तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है एसिडिक सोल्यूशंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिडिक सोल्यूशंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि एसिड्स क्या प्रोवाइड करते हैं, H+ आयन, और उसके साथ में मान लीजिए Cl- आयन प्रोवाइड करवाया। ठीक है, तो आयन्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स आपके प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स, तो आयन्स क्या कर सकते हैं आपके, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह इसीलिए ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट्स विद एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। अब जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस, नॉट हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मेटल कोई आपका रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो उसके में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का वहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है। सारे मेटल्स ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी, वो नेक्स्ट वाले चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप लोग पढ़ लेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज होती है, तो जो हाइड्रोजन एटम्स के नीचे में एलिमेंट्स होते हैं या मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसके ऊपर में प्लेस्ड होते हैं जैसे कि आपका जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारे क्या कर पाते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा पाते हैं। तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज आगे में देख लेंगे हम लोग। तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल जिंक H2SO4, अगर जिंक मेटल ले रखा है और H2SO4 एज अ एसिड ले रखा है तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा जो कि आपका सॉल्ट है, और साथ में H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे ब्रैकेट में G करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ये अपवर्ड एरो से भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स। जो मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं या फिर हाइड्रोकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करके आपका क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस वाटर। अगर कार्बोनेट्स है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं तो कार्बोनेट आपका क्या फॉर्म करेगा, वो CO2 इवॉल्व करता है। ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड, सॉल्ट, CO2 प्लस H2O गिव करेगा वहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है आपका कार्बोनेट है Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो NaCl यहाँ पे फॉर्म हो गया यानी सॉल्ट हो गया, और साथ में आपका CO2 जो कि गैस है एंड देन H2O उसका फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेटल बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को भी हम लोग बाइकार्बोनेट्स के नाम से भी जानते हैं। सो जब बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे भी जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा आपका सॉल्ट CO2 प्लस H2O। प्रोडक्ट वहाँ पे जो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा था और बाइकार्बोनेट के साथ, तो प्रोडक्ट आपका सेम ही है। तो बाइकार्बोनेट यहाँ पे ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और उसको HCl के साथ रिएक्ट करवाया गया तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो वहाँ पे आपको सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये इक्वेशन
क्या पता आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी देख रखी होगी, ठीक है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं? क्योंकि जो बेस की प्रॉपर्टी होती है उसको कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? एसिड न्यूट्रलाइज कर रहा है। या फिर एसिड की प्रॉपर्टी को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? बेस न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो इसीलिए इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बुलाते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, NaOH है जो कि एक बेस है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? HCl के साथ। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ से Na+ और यहाँ से Cl-। तो NaCl का जो कि सॉल्ट है, और बचा गया क्या यहाँ पे? OH यहाँ और H, तो ये मिलके क्या फॉर्मेशन कर देंगे? H2O। तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स ये एक एसिड बेस रिएक्शन है जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बुला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब रिएक्शन आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही सिमिलर है, या तो सॉल्ट वाटर CO2 सॉल्ट, या फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। प्रोडक्ट आपका कुछ अलग से नहीं बन रहा है। सॉल्ट भी आप बना सकते हो, पॉजिटिव कटायन को नेगेटिव अनायन से आप जोड़ दीजिए तो सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अब मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के साथ कार्बोनेट था तो क्या इवॉल्व हो रहा था? CO2 इवॉल्व हो रहा था। यहाँ पे कार्बोनेट नहीं है तो सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड्स के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड H2O। यहाँ पे सॉल्ट, H2O और CO2। CO2 क्यों था? क्योंकि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट था, बट यहाँ पे कोई कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट नहीं है, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल, यहाँ पे कॉपर का ऑक्साइड ले लिया जो कि HCl के साथ यानी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्यूप्रिक ऑक्साइड CuCl2 का फॉर्मेशन होगा प्लस H2O। इसका कलर ब्लू ग्रीन कलर का होता है ये, ठीक है। क्यूप्रिक फ्लोराइड जो होता है आपका ब्लू ग्रीन कलर का होता है। तो ये सॉल्ट है और ये आपका H2O है। नेक्स्ट है, ये ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट होता है। अगर हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्ट रिएक्ट करता है, देन हाइड्रोक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो आपका सॉल्ट एंड H2O का फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रोक्साइड में एक एग्जांपल MgOH का होल ट्वाइस, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये HCl के साथ रिएक्ट किया तो Mg, यहाँ से पॉजिटिव वाला कटाइन ले लेना है आपको, यहाँ से नेगेटिव वाला एनाइन ले लेना है, दोनों को जोड़ के MgCl2। फार्मूला आप लोग को लिखना आता ही होगा कि अगर मैग्नीशियम है सेकेंड पीरियड का है तो इस पर +2 चार्ज होगा, हाँ, और Cl है तो उस पर -1 चार्ज होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्रिस क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? MgCl2। तो फार्मूला लिखना आता ही है आप लोग को। तो कटायन और एनायन निकाल के MgCl2 + H2O का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देगा, ठीक है। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बुलाते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये यूज़ होता है अगर एसिडिटी बढ़ जाती है। तो एसिडिटी यानी जब पेट में एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में, क्योंकि ये बेस है तो एसिड जब ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे? उसमें बेस ऐड कर देते हैं। तो एक माइल्ड बेस है तो जब इसको पीते हैं लोग तो जो पेट में एक्सेसिव एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये कॉमन नेम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका काम क्या होता है? तो एक्सेसिव जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेसिस। अब बेसिस की प्रॉपर्टीज़ हम लोग को पढ़नी है। बेस पहले होता क्या है? बेस इज अ सब्सटेंस विच आयनाइजेज और डिजॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन। एसिड H+ या फिर H3O+ आयन दे रहा था, बेस जब डिजॉल्व होता है तो हाइड्रोक्सिल यानी OH नेगेटिव आयन आपको देता है, ठीक है। अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। ऐसे बेसेस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम लोग क्या बुलाते हैं? अल्कली बुलाते हैं, ठीक है। तो अल्कली की डेफिनेशन क्या हो गई? वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एज अल्कली। ऐसे बेसेस जो वाटर सॉल्युबल हैं उनको अल्कली बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सारे जो होते हैं वो आपके वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं, वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है बिटर इन टेस्ट, यानी कड़वा होता है टेस्ट में। सोपी टू टच, यानी जब टच करते हैं इसको तो जैसे सोप को टच करते हैं तो थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है, उसी तरह से जब बेसिस अगर आप टच कर लोगे तो ये भी थोड़ा चिप टाइप का लगेगा, ओके। ये भी कोरोसिव होता है नेचर में, जैसे एसिड आपका कोरोसिव होता है उसी तरह बेसिस भी आपके जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं नेचर में। उतने ज़्यादा नहीं होते हैं एसिड की तरह, लेकिन कोरोसिव होते हैं। स्किन पे आपके इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर टच करेंगे हम लोग तो, ओके। टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, अगर एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा था तो बेसिस क्या करेगा?
बेसिस रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, जस्ट इसका अपोजिट। ओके, नेक्स्ट है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन। अब ये प्रॉपर्टी सिमिलर हो गई है इसकी कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये अगेन आयंस देगा। इसके साथ दूसरा भी कोई आयन हो सकता है, जैसे Na+OH नेगेटिव, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अनायन और कटायन दोनों दे रहा है, तो आयंस कैन ईजिली मूव विद इन द सोल्यूशन। सो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। सो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, और इसको इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट्स भी बुला सकते हैं हम लोग। नाउ द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल्स। अब बेसिस भी कुछ मेटल्स के साथ, सारे मेटल्स के साथ नहीं, कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे कि जिंक हो गया, टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होगा। जो रिएक्शन है सिमिलर टू दैट ऑफ एसिड है। एसिड जब आपका मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस दे रहा था। यहाँ पे भी जब बेस रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि बेस में NaOH हो गया, वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट देगा, Na2ZnO2, और साथ में H2 गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, अब ये जिंकेट में आपका Na+ जो है वो कैटायन है, और ZnO2 जो है आपका ये एनायन है। ठीक है, जैसे कि सल्फेट आपका होता है SO4 उसी तरह ये जिंकेट है आपका, तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह आपका SN और एल्यूमिनियम भी देगा, एल्यूमिनियम जिंकेट देगा। सो नेक्स्ट इज रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब ये रिएक्शन वही रिवर्स वाला हो गया कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर देता है। अब बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली सॉल्ट एंड वाटर ही देगा। तो इससे सिमिलर रिएक्शन हो गया आपका, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। सेम रिएक्शन ले रखा है हम लोगों ने। NaOH जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl + H2A का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन देता है। एसिड में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर वो मेटल ऑक्साइड्स के साथ या हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। आपका बेसिस भी क्या कर रहा है, जब वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, सॉल्ट एंड वाटर का। तो बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। अब बेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया यहाँ पे हम लोगों ने, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कार्बन जो होता है नॉन मेटल होता है, तो ये आपका CO2 क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। ये एसिडिक होता है नेचर में, CO2 जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि जब इसको वाटर में हम लोग डिज़ोल्व करते हैं तो ये कार्बोनिक H2CO3 बना लेता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है। तो ये एसिड है तो इसीलिए ये एसिडिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, कैल्शियम यहाँ से CO3 अगर CO2 लेते हैं तो वो कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट, एंड देन बचेगा क्या आपका H2O यहाँ पे, तो H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसके बाद आपका इंडिकेटर बचा हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एंड देन सॉल्ट्स और कुछ कंपाउंड्स जो गिवन है आपकी बुक में उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू